नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विक्रम ढिल्लन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय की पुस्तक समकालीन विश्व। आप लोगों को पता भी होगा कि पिछले वर्ष से थोड़ा सा परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तन किया गया है। इसी पैटर्न को लेकर हम इन लेसन्स को समझेंगे और इसके आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हल करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे रिक्त स्थान के रूप में हो। बात करने जा रहे हैं हम इस पुस्तक के पहले चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के बाद में जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें पहला लेसन दो ध्रुवीयता का अंत है, लेकिन हम चर्चा करें इसके ऊपर कि इससे पहले एक लेसन और हुआ करता था, शीत युद्ध। और अगर इस लेसन को समझना है तो थोड़ा सा उस लेसन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी आपके सामने जो चित्र दिया गया वो थोड़ा सा शीत युद्ध से संबंधित ही चित्र है कि शीत युद्ध के दौरान एक दीवार बनाई गई थी जिसे बर्लिन की दीवार कहा जाता है, या हम कहें क्वेश्चन भी पूछा गया है शीत युद्ध का प्रतीक क्या है। तो शीत युद्ध का जो प्रतीक है वो बर्लिन की दीवार है। यहां किताब के जो इस चैप्टर का जो पहला पेज है ये बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। अब हम ये समझेंगे कि शीत युद्ध में ये पूंजीवाद और साम्यवाद क्या था, कि ये जो दो विचारधाराएं थी इनको लेकर शीत युद्ध लड़ा गया। और शीत युद्ध में ऐसी क्या घटनाक्रम हुई कि जर्मनी का दो भागों में विभाजन हो गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। और इस विभाजन का जो प्रतीक थी या इस विभाजन को दर्शाने के लिए ये दीवार बनाई गई। एक तरफ का हिस्सा पूर्वी जर्मनी और एक तरफ का हिस्सा पश्चिमी जर्मनी था। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी और लगभग 150 किलोमीटर लंबी दीवार जो 28 वर्षों तक खड़ी रही, यानी कि लगभग 1961 में बनी थी और 1989 में इस दीवार को तोड़ दिया गया। आप लोगों को मैं बता दूं कि 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ था, उससे कुछ वर्षों पहले इस दीवार को गिरा दिया गया। तारीख थी 9 नवंबर 1989 और ये जर्मनी का एकीकरण, इस समय जर्मनी का एकीकरण हुआ, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को आपस में जोड़ दिया। चित्र में दे भी रखा है कि लोग एकत्रित हो रहे हैं, दीवार में एक छेद था जिससे आर पार देखा जा सकता है। और इस दीवार का जो नाम है वो था बर्लिन की दीवार, जर्मनी में बनाई गई थी। इस चैप्टर के आगे की कहानी को समझने से पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और थोड़ी सी जो हम चर्चा करते हैं वो करते हैं शीत युद्ध की। देखिए, बात करेंगे हम शीत युद्ध। और जो शीत युद्ध है वो जो लड़ा गया था, शीत युद्ध लड़ा गया 1945 से 1991 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शीत युद्ध लड़ा गया था वो 1995 से 1991 के बीच में लड़ा गया था। अगर हम इस विषय पर और बात करें कि ये शीत युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई पूरे विश्व के सामने कि पूरा विश्व दो गुटों में बट गया। अभी जैसे अपन ने पीछे चर्चा की थी कि पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, एक गुट पूंजीवाद और एक गुट साम्यवाद। अगर हम शीत युद्ध की परिभाषा की बात करें कि एक्चुअल में शीत युद्ध क्या था, तो शीत युद्ध हम कहें तो एक वाक युद्ध था। शीत युद्ध की अगर हम चर्चा करें तो शीत युद्ध एक वाक युद्ध था, या हम कहें विचारों को लेकर लड़ा गया युद्ध था। शीत युद्ध विचारों को लेकर लड़ा गया एक युद्ध था जिसमें एक विचारधारा का नेतृत्व पूंजीवाद, इसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, और दूसरी विचारधारा की अगर अपन बात करें तो इस विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। जिसे हम वर्तमान में कहते हैं रूस। अगर हम इनके अंग्रेजी नामों पर जाएं, यूनाइटेड यूएसए, और उनको कहा गया यूएसएसआर। शीत युद्ध की अगर हम बात करें, शीत युद्ध क्या है, सबसे
पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, शीत युद्ध ऐसा युद्ध जो दो विचारधाराओं को लेकर लड़ा गया, दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया, या हम कहें जो बिना अस्त्र और शस्त्र के लड़ा गया, उसी युद्ध को क्या कहा गया? युद्ध कहा गया। यहां हम बात करें, एक का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और एक गुट का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। इसे ही हम कहते हैं पहली दुनिया। जो राष्ट्र अमेरिका के साथ जुड़े वे राष्ट्र कहलाए पहली दुनिया के राष्ट्र, और जो राष्ट्र साम्यवादी यूएसएसआर के साथ जुड़े वो कहलाए दूसरी दुनिया के राष्ट्र। वो राष्ट्र कहलाए दूसरी दुनिया के राष्ट्र। विद्यार्थियों, मैं आपका ध्यान यहां एक शब्द की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अल्फ्रेड ने तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया। यहां पर एक शब्द और आता है, तीसरी दुनिया। तो देखो, पहली दुनिया समझ में आती है, दूसरी दुनिया समझ में आती है कि शीत युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। एक गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और एक गुट का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। तो आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सर ये तीसरी दुनिया बीच में कहां से आ गई? पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था, तो तीसरी दुनिया के देश कौन से हैं? तो यहां अगर हम बात करें कि तीसरी दुनिया के देश कौन से हैं, तो वे राष्ट्र जो अभी अभी नव स्वतंत्र हुए थे और उनके सामने समस्या थी कि अमेरिका के साथ जुड़े या सोवियत संघ के साथ जुड़े या अपने आप को स्वतंत्र रखें, क्योंकि इन राष्ट्रों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उपनिवेशवाद या गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्र किया था। इनके सामने इस समस्या को दूर करने के लिए भारत जैसे देशों ने एक नई विचारधारा का नाम दिया जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, और इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जिस शब्द का नाम है गुट निरपेक्ष। निरपेक्ष अपने आप में एक आंदोलन भी था। गुट निरपेक्ष अपने आप में एक आंदोलन भी था। गुट निरपेक्ष क्या था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र जो न तो अमेरिका के साथ जुड़े और न ही सोवियत राष्ट्र क्या कहलाए, वे गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहलाए। इसकी शुरुआत अगर हम कहें तो दोस्तों 1955 बांडुंग सम्मेलन से, 1955 एक सम्मेलन हुआ था, बांडुंग सम्मेलन, और इस बांडुंग सम्मेलन से इसकी नींव मानी जाती है। यहीं से एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिस आंदोलन का क्या नाम था? गुट निरपेक्ष आंदोलन। बेलग्रेड सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई जहां 25 राष्ट्रों ने भाग लिया। आज वर्तमान में बात करें तो लगभग 120 राष्ट्र इसके सदस्य हैं, जिसमें नासिर, टीटो और भारत के नेहरू, इनके द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। तो ये तीसरी दुनिया के राष्ट्र, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी दुनिया के राष्ट्र। तो इन राष्ट्रों के मध्य जो पहली और दूसरी दुनिया के राष्ट्रों के बीच में यदि उत्पन्न होता तो तीसरी दुनिया के राष्ट्र मध्यस्थता करते। ये एक स्वयं को निष्क्रिय रखने की नीति नहीं, स्वयं को ये लोग सक्रिय रखते थे। इन राष्ट्रों के बीच में आपसी मतभेद को दूर करने का प्रयास करते थे, या हम यूं कहें शीत युद्ध को वास्तविक युद्ध में परिणत होने से रोकने में इन राष्ट्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए आगे बात करें कि इसका एक उदाहरण हम बात करें कि शीत युद्ध के दौरान अनेक जो घटनाएं हुई, जैसे स्टार वार था, परमाणु कार्यक्रम थे, अंतरिक्ष कार्यक्रम थे, तो इन राष्ट्रों के द्वारा इनके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई गुट निरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा। और ध्यान रखना, इनका संस्थापक अगर पूछता है तो नासिर, टीटो और नेहरू, इनके द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई। एक बात करें कि क्वेश्चन था शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या है, तो शीत युद्ध का चरम बिंदु ध्यान रखना क्यूबा संकट। क्यूबा अमेरिका के पास में स्थित एक राष्ट्र जो साम्यवादी विचारधारा का था, और सोवियत संघ द्वारा यहां पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी गई थी। पूरा अमेरिका इसकी जद में आ गया था, और एक बार ऐसा लगा कि शीत युद्ध वास्तविक युद्ध में परिणत हो जाएगा, लेकिन इन राष्ट्रों की भागीदारी और अमेरिका और सोवियत संघ की समझदारी के कारण ये वास्तविक युद्ध में परिणत होने से रुका गया। और क्यूबा संकट, ध्यान रखना, यह शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है। क्यूबा संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है, यानी कि इसके बाद कोई बड़ी घटना इतनी इस स्तर पर नहीं हुई कि शीत युद्ध वास्तविक युद्ध में परिणत हो जाए। यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि कैसे यह शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, क्या ऐसी घटनाक्रम हुई जिसके कारण यह शीत युद्ध लड़ा गया। तो देखिए, हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 1900
बहुत इजी क्वेश्चन है। 1914 से 1918 तक दुनिया में कौन सा घटनाक्रम हुआ? तो यहां हम बात करें, यहां पर लड़ा गया फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। और से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा शीत युद्ध लड़ा गया। समझना इस कहानी को कि पहला विश्व युद्ध लड़ा गया 1914 से 1918 तक और दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया 1939 से 1945 तक। हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक संगठन की स्थापना हुई, जैसे युद्ध रुका कि दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो, इसके लिए एक संगठन की स्थापना की गई, जिसे, या हम बात करें दोनों के बीच में, जिसे क्या कहा गया, 1914 से 1918 के बीच में एक संगठन की स्थापना हुई और इस संगठन का क्या नाम रखा गया? जैसे अभी बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संगठन स्थापित हुआ वो तो था संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसी में से अगर हम उठा लें क्या, राष्ट्र संघ, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि किसकी स्थापना हुई, या जिसे हम कह सकते हैं लीग ऑफ नेशन। क्या नाम दिया गया इस संस्था को? लीग ऑफ नेशन। कि प्रथम विश्व युद्ध की भय और विभीषिका ने राष्ट्र संघ, या जिसे हम कहें लीग ऑफ नेशन को जन्म दिया, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध की भय और विभीषिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया। एक लेसन भी है अपने कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और ये 1919 में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ दूसरा विश्व युद्ध होने से नहीं रोक पाया, इसके कारण इसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया शक्तिशाली संगठन बनाया गया जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ नाम रखा गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि की हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध और धुरी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया। ध्यान रखना कि शीत युद्ध किस किसके बीच में लड़ा गया? तो शीत युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया। अब मित्र राष्ट्र में देखो, अगर धुरी राष्ट्रों की बात करें तो जर्मनी, जापान और इटली जैसे राष्ट्र थे। इधर हम बात करें मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, ये सभी राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के रूप में एक तरफ युद्ध लड़ रहे थे और इधर धुरी राष्ट्रों में इनके प्रतिद्वंदी के रूप में जर्मनी, जापान और इटली युद्ध लड़ रहे थे। अब यहां पर एक नोटिस करने वाली जो बात है कि ऐसा क्या हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और जैसे युद्ध समाप्त हो जाता है इन दोनों राष्ट्रों के बीच में एक वाक युद्ध या अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का एक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो कुछ कारण जो हमारे सामने हमारे जो विद्वान बताते हैं वो ये बताते हैं कि एक तो अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार कर लिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, अमेरिका द्वारा क्या कर लिया गया था? परमाणु बम का आविष्कार कर लिया गया था और अमेरिका ने बात छिपाकर रखी थी सोवियत संघ से और सोवियत संघ इस बात से बेहद नाराज हुआ और शीत युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए इन दोनों राष्ट्रों के बीच में फिर मतभेद उत्पन्न हुए और यहीं से शीत युद्ध की प्रारंभ हो गया। इसके अलावा हम बात करें अमेरिका द्वारा क्या युद्ध के बाद कहा गया कि हम एक साम्यवादी ताकत के सामने दूसरी साम्यवादी ताकत को खड़ा नहीं होने देंगे। तो ये बात सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ स्वयं साम्यवाद का प्रतिपादक था, स्वयं इस चीज को अपनाए रखा था, तो ऐसी स्थिति में इसने स्वयं को अमेरिका का प्रतिद्वंदी समझा और दोनों राष्ट्रों के बीच में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। तो यही हम बात करें कि जैसे ही 1945 में शीत युद्ध समाप्त हुआ, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसी के साथ शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। तो यहां पर याद रखना है कि शीत युद्ध जो चला वो 1945 से 1991 तक चला। किनके बीच में? पूंजीवाद और साम्यवाद, दो शक्तिशाली संगठन या दो राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, इन्हें पहली दुनिया के राष्ट्र, इस खेमे में जो भी शामिल थे उन्हें पहली दुनिया का राष्ट्र कहा गया और इस खेमे में जो शामिल थे उन्हें दूसरी दुनिया का राष्ट्र कहा गया। या हम कहें दो सैनिक संगठनों जिसे हम कहते हैं कि अमेरिका का जो सैनिक संगठन था नाटो, जो आज भी जीवित है, और इसका जो सैनिक संगठन था वो था वार्सा पैक्ट।
तो शीत युद्ध किनके बीच में? दो विचारधाराएं, पूंजीवाद और साम्यवाद, दो राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ और दूसरी दुनिया, और कहें तो दो सैनिक संगठन नाटो और वार्सा पैक्ट, इनके मध्य शीत युद्ध लड़ा गया। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा संकट, या शीत युद्ध का प्रतीक पूछे तो बर्लिन की दीवार। अब हम बात करें कि ऐसा क्या हुआ कि शीत युद्ध के बाद में दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। तो आइए अब वापस चलते हैं अपन अपने लेसन के ऊपर, बात करें जो हमारे चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का अंत। तो अभी अपन ने बात की थी शीत युद्ध, अब ये शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, या हम बात करें कि इस चैप्टर का जो नाम है इसका अर्थ क्या है, शीत युद्ध या दो ध्रुवीयता का अंत। तो देखिए इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये क्या है दो ध्रुवीयता का अंत, क्या चीज है। कि एक तरफ तो अपन ने देखा अमेरिका, एक तरफ ने अपन ने बात की शक्ति, और एक तरफ था सोवियत संघ। तो ये तो था पहली दुनिया और ये था दूसरी दुनिया, या हम कह दें ये तो पहला ध्रुव था और ये दूसरा ध्रुव था। इनमें से एक ध्रुव का अंत हो गया, ध्यान रखना, इनमें से एक ध्रुव का अंत हो गया। और वो कौन से ध्रुव का अंत हो गया? सोवियत संघ का। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। इसी के साथ कहते हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत हो गया और एक ध्रुवीय विश्व जिसमें अमेरिका महाशक्ति बनकर उभरा, इसका शुरुआत हो गई। तो यहां पर ध्यान रखना कि दो ध्रुवीयता का अंत से क्या आशय है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ जो दो ध्रुव थे उनका समाप्त हो गया और एकमात्र ध्रुव कौन बचा, या एकमात्र महाशक्ति कौन बचा? अमेरिका बचा। तो अभी अपन ने चर्चा की थी शीत युद्ध 1945 से 1991 तक लड़ा गया, दो अमेरिका जैसे यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर। शीत युद्ध का प्रतीक थी बर्लिन का दीवार, जिसका निर्माण 1961 में, और इसे जो तोड़ दिया गया था वो 9 नवंबर 1989 लगभग 28 तक ये। यहां पर अपन बात करें सोवियत संघ, और सोवियत संघ की जो फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी गणतंत्र राष्ट्रों का जो समूह था जो साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब ये सोवियत संघ था क्या? जैसे अमेरिका की तो बात करें अपन, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है, या हम यहां पर ही बात करें कि पूंजीवाद क्या है। यहां पर अगर अपन बात करें कि पूंजीवाद क्या है, तो देखो पूंजीवाद का ध्यान रखना, एक तो जो विचारधारा है ये खुली अर्थव्यवस्था पर बल देती है। जो पूंजीवादी विचारधारा है ये खुली अर्थव्यवस्था पर बल देती है, यानी कि व्यक्ति चाहे उतना विकास कर सकता है, निजी क्षेत्र में उद्योग लगा सकता है, सरकार का नियंत्रण कम से कम होता है, व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं होता है, व्यक्ति चाहे उतना विकास कर सकता है। तो ऐसी विचारधारा को कहा गया पूंजीवादी विचारधारा। और एक तरफ जो दूसरी विचारधारा थी साम्यवाद, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। साम्यवादी विचारधारा थी सब कुछ सरकार के नियंत्रण में, या हम कहें एक ही दल का शासन, जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के नियंत्रण में पूरे देश की शासन प्रणाली को संचालित किया जाएगा। तो ये जो शीत युद्ध था ये साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों को लेकर लड़ा गया। तो साम्यवाद में किसका नियंत्रण? सरकार का नियंत्रण, और वहीं पूंजीवाद में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। तो जो साम्यवादी विचारधारा आई कहां से? तो वैसे तो देखो साम्यवाद का जो प्रणेता है वो कार्ल मार्क्स है, और मार्क्स के विचारों को अमली जामा पहनाया गया, यानी कि कार्ल मार्क्स के विचारों को जो लागू किया गया, ये सबसे पहले लागू किया था व्लादिमीर लेनिन ने। ये लागू किया गया व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। लेनिन ने 1917 में, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति, 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से साम्यवाद की स्थापना की थी, और यहीं से रूस साम्यवादी या साम्यवादी गणराज्य की स्थापना के रूप में सोवियत संघ की स्थापना हुई। इस विचारधारा को 1991 तक फॉलो किया गया सोवियत संघ के द्वारा। या आज हम बात करें रूस है, चीन है, वो आज भी इसी विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो आगे चले इस चैप्टर पे, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि सोवियत संघ था, ये 15 गणराज्यों को मिलकर बना था। 15 अलग अलग देश थे
अभी अगर वर्तमान में अपन चर्चा करें कि रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो इस शीत युद्ध में छुपा हुआ है, क्योंकि सोवियत संघ का एक अंग हुआ करता था यूक्रेन, और जिसने सबसे पहले अपने आप को अलग कर लिया था, इसी यूक्रेन को अपने साथ या पुराने सोवियत संघ की स्थापना के लिए रूस अपने इन गणराज्यों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। और सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, जिसमें समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। और अभी अपन ने बात की रूस की बोल्शेविक क्रांति, और इसके बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आपको ये लेसन समझ में आ रहा होगा। इसके आगे का जो भाग है कि किस साम्यवादी विचारधारा क्या है, सोवियत संघ के टूटने के कारण क्या रहे, शॉक थेरेपी क्या थी, और पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति क्या थी, इस विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इसी तरीके से पीएसपी के साथ अपने प्यार को बनाए रखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।